संसार यूट्यूब चैनल एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हर भाई हर बहन का। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। यहाँ पर आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर चल रही हैं। सेकंड पेपर की क्लास आपको पता ही होगा रात 9 बजे से, फर्स्ट पेपर की क्लास रात 8 बजे से और थर्ड पेपर की क्लास रात 7 बजे से और फिफ्थ पेपर की क्लास शाम 6 बजे से। वो लगातार क्लासेज आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे जुड़ जाइए जितने भी नए भाई बहन हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। उससे पहले आपको बता दें बहुत जल्दी आपकी प्रीवियस या जो क्वेश्चन पेपर है की श्रृंखला है वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपको पिछले 2016 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, बहुत जल्दी आपको ये सीरीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देशमुख कमेटी जो थी, इस कमेटी के द्वारा महिला शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए थे, इसमें आपको बताना है। तो इस कमेटी के द्वारा स्त्री शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में सुझाव देना था। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का अत्यंत अभाव था, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो महिला टीचर्स थीं उनका अभाव था उस समय। सन 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए इस कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला था कुछ समय के लिए लड़कियों की शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी कि जो एक समस्या है वो विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाए महिला शिक्षा के लिए। ठीक है, किसे? महिला शिक्षा को यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या के रूप में माना जाए और आने वाले वर्षों में उचित धन की व्यवस्था की जाए ताकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की लिए अधिक शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकें। ये यहाँ पर देशमुख कमेटी का सुझाव था। इसके बाद दूसरा सुझाव यह था कि केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की जाए और संबंधित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट इकाइयाँ भी बनाई जाएँ। ठीक है, अगला सुझाव क्या था इस कमेटी का? प्रत्येक राज्य में राज्य महिला शिक्षा परिषद हो और लड़कियों की शिक्षा के लिए पृथक यानी कि अलग से एक निदेशालय हो केवल गर्ल्स एजुकेशन के लिए, यानी कि फीमेल एजुकेशन के लिए। ये सारे के सारे जो सुझाव दिए गए वो देशमुख कमेटी के द्वारा दिए गए महिला शिक्षा के संबंध में। ठीक है, और आगे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा नारी शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला परिषद के द्वारा नारी शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की गई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रीय महिला परिषद की जो स्थापना वो 1959 में की गई थी और शिक्षा मंत्रालय में स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए अलग से एक यूनिट भी बनाई की गई थी। ये परिषद सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्य करती थी। कौन कौन से कार्य करती थी ये यहाँ पर देखेंगे। विद्यालय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रसार और सुधार की रीतियों को बनाना, कार्यक्रमों आवश्यकताओं आदि के बारे में सुझाव देना, ये सारे के सारे क्या थे? राष्ट्रीय महिला परिषद के कार्य थे। ठीक है, इसके बाद अगला सुझाव क्या था, अगला कार्य क्या था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। दूसरा था आपका उक्त क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों से अधिकाधिक उपयोग के सुझाव उपाय सुझाना। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत जागृत करना। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद बताया गया कि किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करना और भावी प्रगति की योजना बना। अगला सुझाव था यहाँ पर स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर अनुसंधान करना, यानी कि खोज करना और सर्वेक्षण करना और सेमिनार आयोजित करना। ठीक है, ये सारी की सारी महिला शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 की जो मुख्य सिफारिशें थी वो यहाँ पर आपको बताना है। तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए। कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें हैं? 29 पृष्ठों के अंग्रेजी में छपे दस्तावेज नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन 1986। ठीक है, 29 कितने? 29। ठीक है, 29 पन्नों में ये छपा था दस्तावेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। कई महत्वपूर्ण बातें कही गई इसमें, कई संकल्प लिए गए। उन समय से हम निम्नलिखित बिंदुओं को उक्त शिक्षा नीति के मूलभूत बिंदु कह सकते हैं, यानी कि उनमें से जो मुख्य बिंदु थे वो यहाँ पर बताए गए। सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर ही चलाया जाएगा, किसी में भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जीवन पर्यंत शिक्षा को सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा बताया गया कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए एक अद्वितीय निवेश होती है, इसे महसूस करना आवश्यक होगा। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, पॉइंट नंबर 4, विज्ञान और तकनीकी को अधिकाधिक विकसित किया जाए और उसके द्वारा अंतर्राज्यीय गत्यात्मकता को विकसित होने दिया जाए। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि बिना किसी भेदभाव को बरते सभी को शिक्षा समान रूप से उपलब्ध ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि सफलता के अवसर सभी को मिल सकें। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि संपर्क भाषा के प्रोत्साहन के अतिरिक्त अनुवाद कार्यों अन्य पाठ्येतर कार्यकलापों के द्वारा देश के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों में रहने वाले लोगों के मध्य पारस्परिक सद्भावना और समझ जो है वो विकसित की जाए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, पॉइंट नंबर 7, औपचारिक शिक्षा को जो कि स्कूल कॉलेज में दी जाती है, इस औपचारिक शिक्षा को स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं यानी कि ग्राम पंचायतों, पंचायत कमेटियों, जिला कमेटियों की विशेष सहायता लेते हुए अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए, यानी कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए।
अगला बताया गया है शिशु शिक्षा जो कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर होती है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संगठित और प्रभावित किया जाए। अगला बताया गया कि 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की अनिवार्य शिक्षा उस स्तर की शिक्षा की किसी में सुधार लाया जाए। ओरिएंटेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। आंदोलन के अंतर्गत देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत साधन सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध कराई जाए। अगला बताया गया पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, जो कि अंतिम पॉइंट था, और इसमें बताया गया कि माध्यमिक स्तर की पाठशालाओं को सशक्त बनाया जाए और नमूने के उत्तम विद्यालयों के रूप में हर जिले में एक नए प्रकार का नवोदय विद्यालय खोला जाए। अभी आपने देखा भी होगा नवोदय विद्यालय चल रहे हैं देश भर अलग अलग जिलों में खोला जाए, जिसमें स्थानीय ग्रामीण जनता के प्रतिभाशाली बालकों को उत्तम शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क हो। जो गाँव के बच्चे हों जो प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, उनको जो शिक्षा वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल अभी तो आपको पता ही होगा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या संकल्प लिए गए थे, ये आपको बता देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या संकल्प लिए गए थे। पहला था आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम, दूसरा था केंद्र सरकार का अधिक दायित्व रहेगा इसमें, और जो शिक्षा की प्रणाली रहेगी वो होगी 10+2+3 प्रणाली के प्रथम 10 वर्षों में 5+3+2+3+2 में यहाँ पर 5+3+2 में ये विभक्त थी, ठीक है, 10 वर्षों में, ठीक, करने की राष्ट्रीय संरचना। अगला था आपका भारतीय शिक्षा सेवा, अगला था आपका शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा गुणवत्ता की तुलनीयता पर जोर देना। अच्छा, अगला था आपका स्वायत्त कॉलेज और स्वायत्त विभाग। अगला था आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता। अगला आपका प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन। अगला आपका उपाधि की नौकरी से विलक्षणता। अगला आपका पेज सेटिंग स्कूलों की स्थापना। अगला आपका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। अगला आपका कंप्यूटर विज्ञान पर बल देना, ठीक है। ये अगला आपका अंतिम ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। सारी की सारी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हैं। अगला यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्धारण के क्या आधार थे, तो आधार आपको बताना है कि किन आधार को मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्धारण किया गया था। तो निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप। देश के प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और व्यावसायिक आचार संहिता के संप्रति विविध तनावों से गंभीरतापूर्वक ग्रसित हो गए, अतः नई शिक्षा नीति द्वारा उन्हें सुधारने की आवश्यकता महसूस की गई थी। अगला पॉइंट बताएगा कि सभी वर्गों के लिए, विशेषकर स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज और दलितों के लिए समान प्रकार की शिक्षा प्रदान करना माना गया, क्योंकि अब एक शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे थे, ठीक है। सभी को एक समान शिक्षा जो है वो दी जाए। अगला आपका 3rd नंबर पॉइंट बताया गया कि ग्रामीण नगरीय अंतरों को कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में एक जैसी शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाए। अगला था आपका न केवल शिक्षा के अवसरों को समान रूप से उपलब्ध कराना, बल्कि असफलता को सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराना आवश्यक माना जाने लगा कि सभी को आपको सफल बनाना है। अगला पॉइंट है यहाँ पर बताया गया कि सभी स्तरों की शिक्षा संस्थाओं में प्रतिमानहीनता या धांधली सभी प्रकार की सीमाओं को तोड़ गई थी। सर्वत्र अव्यवस्था, अलगाव, शक्तिहीनता, अर्थहीनता आदि देखने में आ रही थी। नैतिक मूल्यों की हत्या हुई ऐसा प्रतीत होता था। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि देश में प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, मूल्यों की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा, जनता की सांस्कृतिक सृजनात्मकता को विकसित करने वाली शिक्षा और भविष्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकताएं गंभीर रूप से अनुभव की जा रही थीं। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है कि शिक्षकों का मनोबल गिरा हुआ था। उस समय उनका प्रशिक्षण कमजोर और घिसा पिटा मात्र था। उनमें अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था, ठीक है, उस समय 1986 की शिक्षा नीति के समय। अंतिम बताया गया शिक्षा जगत की नौकरशाही की कार्यपद्धति असंतोषजनक रही थी। शिक्षा जगत की जो नौकरशाही की कार्यपद्धति थी एक तरह से असंतोषजनक रही थी। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक नए टर्म का प्रयोग किया गया था। सीधे साधे अर्थ में इसका तात्पर्य यह था कि न्यूनतम शैक्षिक संसाधनों और उपकरणों का जो प्रावधान किया जाए, जिनका नाम रखा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 सामान्यतः बड़े आकार के कमरे होना चाहिए, टाटपट्टी होना चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, नक्शे होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए लिखने के लिए, और अन्य शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था आवश्यक होगी। आरंभ में हर स्कूल यानी कि हर शाला में कम से कम 2 शिक्षकों की व्यवस्था होगी और बाद में हर एक नई कक्षा के साथ एक और शिक्षक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, साथ ही उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो मुहिम है उसमें स्थानीय शासन, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रभावशाली संपन्न व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर जिन शालाओं के भवन नहीं हैं उनके लिए पहले भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा, यानी कि जिन स्कूलों के अपने अच्छे कमरे नहीं हैं, पक्के कमरे नहीं हैं, उनके लिए पहले कमरों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि भवन मकान का निर्माण किया जाएगा स्कूल के लिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, चलिए देखेंगे। प्रश्न संख्या 37, आचार्य राममूर्ति कमेटी की सिफारिशों का आपको वर्णन करना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के अंतर्गत संशोधन के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने आवश्यक संशोधन के बाद निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। सभी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिससे उनका स्थान हो सके, इसके लिए शैक्षिक समानता पर भी बल देना चाहिए। आचार्य राममूर्ति कमेटी की सिफारिशें कौन कौन सी थी, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सभी शिक्षा को बढ़ावा दिया, सभी तरह की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसके साथ ही जिससे उनका उत्थान हो सके, सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा दी जाए जिससे उनका स्थान हो सके, इसके लिए शैक्षिक समानता की भी बल दिया जाए, शैक्षिक समानता पर। ठीक है, स्त्रियों की सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल शिक्षा के भी प्रयास किए जाएँ। किसके लिए? गर्ल्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। शिक्षा के प्रसार हेतु जिला और तहसील स्तरों पर विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना भी की जाए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की ओर ध्यान देकर उसमें भावात्मक और गुणात्मक विकास किया जाए। अगला पॉइंट यह बताया गया कि आयोग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति को भी महत्व दिया। इसके साथ ही विभिन्न प्रयासों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। अगला पॉइंट है इसमें शिक्षा के उच्च केंद्रों का संबंध भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला और पुरातत्व से होना चाहिए जिससे शिक्षा समृद्ध हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है पॉइंट नंबर 8, स्त्री शिक्षा के लिए अनुसंधान केंद्रों, प्रशिक्षण और प्रसाद कार्यक्रमों को भी अपनाया जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें बताया गया। अगला पॉइंट यानी कि अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 38। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 का निर्माण क्यों, कैसे और कब हुआ। तो सन 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु जुलाई सन 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा एक कमेटी का गठन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। इस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन जनवरी सन 1992 में प्रस्तुत किया और ये निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत कम संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि इसकी कार्य योजना में विशेष संशोधन की आवश्यकता है। इसी आधार पर संशोधित कार्य योजना सन 1992 में प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों और सन 1992 में प्रस्तुत उसी संशोधित कार्य योजना को संयुक्त रूप से हम राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 कहते हैं, जो कि 1986 का ही संशोधित रूप है। इसमें कुछ संशोधन किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आपको बताना है। तो निम्नलिखित उद्देश्य थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति 1992 के: शिक्षा का व्यावसायीकरण करना और इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के व्यावसायीकरण पर विशेष बल देना। इसके साथ साथ आधुनिक युग के विभिन्न वैज्ञानिक और प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना और उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। अगला पॉइंट इसमें बताया गया, अंतिम पॉइंट, निरक्षरता को दूर करने के लिए सार्थक गैर सार्थक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और इस दिशा में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, जो कि स्कूल से बाहर होती है, सतत शिक्षा, हमेशा चलने वाली शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालयों आदि पर आपको बल देना चाहिए। आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की कुछ नई संकल्पनाओं का भी आप उल्लेख कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कुछ नई संकल्पनाओं का भी उल्लेख करते हैं हम। और यहाँ पर जो संकल्पनाएं वो यहाँ बताई गई, आप ध्यान देंगे। शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? राष्ट्रीय हो, शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप हो, स्व शिक्षा एवं स्व अनुभव द्वारा सीखना, स्व शिक्षा और स्व अनुभव के द्वारा बच्चों को सीखना चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षा पर जोर दिया गया, साक्षरता कार्यक्रम स्टार्ट किए, अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शिक्षा का आधुनिकीकरण होना चाहिए, नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त की जाए, शिक्षा का व्यावसायीकरण हो, ठीक है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का महत्व दिया जाए, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, सदैव चलने वाले प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएँ, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए, खुले विश्वविद्यालयों की ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, नवीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिसके अभी आप देखते हैं नवोदय विद्यालय, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा हो, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया जाए, खेलों के महत्व को भी स्वीकार किया जाए, शिक्षा के साथ साथ खेल भी खिलाए जाए बच्चों को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्थापित किया जाए जिसमें न्यूनतम सुविधाएं जो हैं वो स्कूल में उपलब्ध कराई जाए, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जाए। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बताई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति 1992 की संकल्पनाओं के अंतर्गत कुछ संकल्पनाएं जो है यहाँ पर बताई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति 1992 की। दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।